हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल CBSE बायोलॉजी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स के बारे में, स्पेशली PBR322 एंड PBR322 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स के बारे में, बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। वेक्टर वो DNA मॉलिक्यूल है जिसे हम व्हीकल की तरह यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र पर्टिकुलर DNA फ्रैगमेंट इनटू अनदर सेल। वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है और वायरस भी, बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे प्लाज्मिड वेक्टर PBR322 के बारे में। तो फॉरेन DNA को जब वेक्टर में इंसर्ट करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब इस वेक्टर को जिस पे हमने फॉरेन DNA इंसर्ट किया था उसे इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में। वहाँ ये रेप्लिकेट करेगा इंडिपेंडेंटली और बहुत सारे कॉपीज़ बना लेगा रिकॉम्बिनेंट DNA की। इस तरीके से बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो कि फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर है। सो क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए कुछ फीचर्स है जो कि मस्ट होने चाहिए। पहला है ORI यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड वेक्टर का वो पार्ट है या वो DNA सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। क्लोनिंग वेक्टर का नेक्स्ट फीचर है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। अब PBR322 के डायग्राम को देखिए, यहाँ पे दो पिंक रीजन आपको दिखाई देगा। ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये दोनों ही एक्ट करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की तरीके से। इन्हें सेलेक्टेबल मार्कर क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिलेक्शन में हेल्प करते हैं कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट सेल है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेंट सेल यानी कि वो होस्ट सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस हुआ जा चुका है। अब ये कैसे सिलेक्शन में हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को? सो इस टॉपिक को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कॉन्सेप्ट के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्लोनिंग वेक्टर का थर्ड फीचर है क्लोनिंग साइट्स, जिसे रिकग्निशन साइट्स भी बोलते हैं, और ये अक्सर सेलेक्टेबल मार्कर जीन साइट में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर BAMH1 एंड SAL1 रिकग्निशन साइट्स है, वहीं दूसरी तरफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर PST1 एंड PVU1 रिकग्निशन साइट्स है, यानी कि क्लोनिंग साइट्स है। इन रिकग्निशन साइट्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकग्नाइज करेगा और कट लगाएगा, वहीं फॉरेन DNA यानी कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आकर लाइगेट होगा, इंसर्ट होगा। नाउ रिकग्निशन साइट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में सिंगल रिकग्निशन साइट होना चाहिए किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। इससे रिलेटेड नीट 2022 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित था। सो इसलिए हम लोग क्लोनिंग वेक्टर में प्रीफर करते हैं सिंगल रिकग्निशन साइट। उसका रीज़न ये है कि अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होंगे वेक्टर में तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मल्टीपल जगह पे कट लगाएगा और बहुत सारे फ्रैगमेंट बन जाएंगे प्लाज्मिड वेक्टर के, और इस तरीके से जो जीन क्लोनिंग का प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और नीट एग्ज़ाम्स के लिए भी। इसे समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि BAMH1 साइट क्या है, रिकग्निशन साइट है, यानी कि क्लोनिंग साइट होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन साइट पे, ठीक है। तो नाउ अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 साइट को रिकग्नाइज करता है, इसको कट लगाता है, देन इसी क्लोनिंग साइट पे, इसी रिकग्निशन साइट पे आकर फॉरेन DNA यानी कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर इंसर्ट हो जाता है, लाइगेट हो जाता है। अब क्या हुआ कि फॉरेन DNA के इंसर्शन की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी लूज़ हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन DNA हम लोगों ने इंसर्ट किया उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया। सो यही है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि फॉरेन DNA का इंसर्शन हुआ और इनएक्टिवेशन हो गया जिस साइट पे वो अटैच हुआ था, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। सो यही था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट। अब चलिए समझते हैं कि जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो कैसे सिलेक्शन में हेल्प करते हैं कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट सेल है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। सी जो मैंने एग्जांपल बताया उसी एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। तो अब जब बैक्टीरियल सेल को हम प्लेट करेंगे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में तो वो मर जाएंगे, ठीक है। बट हमारा जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर हम एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को डालेंगे तो ये ग्रो करेंगे, वो डाई नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट था, वहाँ पे कोई भी फॉरेन DNA आकर इंसर्ट नहीं हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।